कहानी शुरू होता है 1952 में सेन कार्टा के एबे से, जो रोमानिया में था, जहाँ सिस्टर जेसिका एक रूम के अंदर जाती है जिसके दरवाजे पर लिखा था गॉड इन हेयर, और सिस्टर विक्टोरिया बाहर खड़ी होकर प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेसिका घायल हालत में आके सिस्टर विक्टोरिया को एक चाबी देती है और उससे कहती है इस इविल को बाहर आने के लिए एक जिंदा बॉडी चाहिए। ये अब तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है। तब सिस्टर विक्टोरिया वो चाबी लेके रूम के अंदर जाके फांसी लगा लेती है। तभी उसी रूम की तरफ कोई साया आने लगता है। उसके अगले दिन फ्रेंची नाम का एक आदमी आता है एबे में। वो इस जगह सिस्टरों के लिए हर हफ्ते खाने की चीज देने आता था। फ्रेंची तब देखता है एबे के मेन गेट पे सिस्टर विक्टोरिया की लटकी हुई लाश को, और ये बात पहुंच जाता है वेटिकन सिटी में। तब बहुत से फादर बिशप फादर बर्ग को रोमानिया जाने को कहते हैं, साथ में सिस्टर आयरीन को भी। फादर बिशप कहते हैं सिस्टर आयरीन रोमानिया के उस जगह के बारे में जानती है। हालांकि सिस्टर आयरीन नान बनने के लिए शपथ नहीं ली थी और ना ही वो कभी रोमानिया गई थी। ये बात आयरीन फादर बर्ग को बताती है, पर फादर को लगता है फादर बिशप ने कुछ सोचकर ही आयरीन को जाने को कहा होगा। उसके बाद सीन आता है फ्रेंची के ऊपर। फादर बर्ग और आयरीन आए थे उससे मिलने, और फ्रेंची दोनों को ले जाते हैं उसी एबे में। फ्रेंची फ्रेंच कैनेडियन है, सोने की तलाश में वो रोमानिया आया था, तब से वो यहीं पे ही है। फ्रेंची हर हफ्ते खाने पीने की चीज ले आके एबे के आइस हाउस में रख देता था। बहुत से एबे के सिस्टर जरूरत की चीजें ले जाते थे। आइस हाउस के अंदर से एबे के अंदर जाने का रास्ता था। फ्रेंची कभी भी किसी नन को नहीं देखा, सिर्फ विक्टोरिया के लाश के अलावा। फादर के पूछने पर फ्रेंची कहता है सिस्टर विक्टोरिया के बॉडी को आइस हाउस में रख दिया था। फिर आइस हाउस के अंदर जाके देखते हैं सिस्टर विक्टोरिया के बॉडी बैठा हुआ है, पर फ्रेंची विक्टोरिया के बॉडी को लेटा कर गया था। ये देखकर सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर फादर कहता है ये शायद ठंड की वजह से हुआ होगा, और सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में एक चाबी मिलता है। उसके बाद फादर सिस्टर विक्टोरिया के बॉडी को दफना देते हैं। उसी जगह आयरीन देखती है हर कबर के ऊपर बेल लगा हुआ है। तब फादर आयरीन को बताता है कुछ साल पहले एक महामारी फैला था जिसके कारण लोगों का बॉडी काम करना बंद कर देता था। तब उस इंसान को मृत समझा जाता था और उसके कवर के अंदर घंटी का रस्सी दिया जाता था, ताकि कभी अगर वो इंसान जिंदा हो जाता है तब वो उस घंटी को बजाकर दूसरों को बता सके। उसके बाद एबे के मेन गेट के सीढ़ियों पे सिस्टर विक्टोरिया की खून देखते हैं, पर अजीब बात है कि सिस्टर विक्टोरिया मारे हुए काफी हफ्ते गुजर चुके हैं, पर अभी भी खून ताजा है। फिर तीनों जाते हैं एबे के अंदर, जहाँ उनको मादा सुप्रिया मिलती है। वो फादर को कहती है शाम होने वाला है, तुम दोनों कल सुबह आना, और दोनों को एबे के बाहर एक कॉन्वेंट में रुकने को कहती है, और फ्रेंची को 2 दिन बाद आके इन दोनों को ले जाने को कहती है। इसी दौरान कोई भी मादा सुप्रिया की फेस को देख नहीं पाती, और उनके आवाज भी काफी डरावना था। फिर आयरीन और फादर उस जगह रुकते हैं और फ्रेंची जाने लगता है अपने घर। जाते वक्त वो एक सिस्टर को देख के उस सिस्टर का पीछा करता है। फ्रेंची थोड़ा आगे जाते ही सडनली वो सिस्टर फ्रेंची के ऊपर हमला कर देता है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। पर फ्रेंची किसी तरह खुद को बचाकर उस कब्रिस्तान से क्रॉस लेके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आयरीन खाना खाते वक्त फादर को कहती है उसको बचपन से ही कुछ विजन आता है, हर बार अलग अलग विजन, पर आखिर में एक ही बात सामने आता है, मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। फादर बिशप को आयरीन के बारे में सब पता था, शायद वो इसीलिए आयरीन को यहाँ पर भेजा था ताकि वो फादर बर्ग की मदद कर सके। फिर फादर बर्ग भी एक घटना के बारे में बताता है। कुछ साल पहले डैनियल नाम के बच्चे को इविल ने पोजेस्ट कर लिया था। फादर बर्ग भी एक्सोर्सिज्म करता है डैनियल के ऊपर। सबको लगा था डैनियल के बॉडी से वो इविल चला गया, पर वो इविल गया नहीं था, और उसके कुछ दिनों बाद डैनियल मर गया था। ये बात फादर को हमेशा गिल्टी फील करवाता है। फिर रात को फादर सो जाने के बाद एक म्यूजिक की आवाज सुन के उनका आँख खुल जाता है। वो जाके देखता है आयरीन सोया हुआ था। तभी पीछे से उनको कोई पुकारता है। वो भी पीछा करते हुए जाता है कब्रिस्तान में, जहाँ पे फादर डैनियल को देखता है। डैनियल अपने मुंह के अंदर से सांप को निकाल के फादर की तरफ फेंकता है। फादर अपने बैलेंस संभाल नहीं पाते और पीछे गड्ढे में कॉफिन के अंदर गिर जाता है, और उसका लेड अपने आप ही बंद हो जाता है। हालांकि वो गड्ढा पहले नहीं था उस जगह, कोई इविल अपने पावर से ये सब कुछ कर रहा था। फादर खुद को बचाने के लिए जोर जोर से आयरीन को पुकारता है और घंटी भी बजाता है। इस तरफ आयरीन का भी आँख खुल जाता है। वो एक लालटेन लेके जाती है चैपल में। वहाँ पे उसको आईने में एक इविल दिखाई देती है, और वो आईना तभी टूट भी जाता है। आयरीन डर के बाहर आ जाती है। तब वो घंटी की आवाज सुन के जाती है फादर के पास। तभी उस जगह के सारे घंटी बजने लगता है। इस तरफ अंदर फादर के ऊपर कोई डिमोनिक इविल हमला कर देता है। तब आयरीन अपने विजन से फादर बर्ग के कफिन को देख लेती है और फादर को कब्र के अंदर से बाहर निकल लेती है। बाहर निकलने के बाद फादर को उसी कब्र में कुछ किताब मिलता है। किताब से फादर को पता चलता है इस इविल का नाम है वेलेक। ये इविल सांप को कंट्रोल कर सकता है, इतना कि वो इविल अपने मुंह के अंदर सांप को रख भी सकता है। अगले दिन आयरीन जाती है एबे के सिस्टरों से बात करने, क्योंकि एबे के अंदर सारे नन रहते थे, इसलिए फादर को अंदर जाने का परमिशन नहीं था।
उसके बाद आयरीन की मुलाकात होता है सिस्टर ओआना से। वो आयरीन को कहती है तकरीबन 10वीं शताब्दी में सेन काटा के राजा ने इस एबे को बनाया था। उसने ब्लैक मैजिक यूज करके नरक से इविल ताकत को बुलाना चाहता था। उसी का फायदा उठा के नरक ने उससे एक गेटवे बनाया जिससे नरक का इविल धरती पे आ सके। पर इसका भनक चर्च को लग गया था और वो सब आके एक निशानी में से जीसस का खून डाल के उस नरक के द्वार को बंद कर देता है। पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एबे के ऊपर भी बमबारी हुआ और उसी वजह से वो इविल उसी गेटवे से यहाँ पे आ गया। तब से इस एबे में उस इविल को रोकने के लिए हम एक एक करके हर कोई हमेशा प्रार्थना करते हैं ताकि वो इविल को बाहर आने से रोक सके। और वो इविल अलग अलग रूप लेके हमारी कमजोरी के ऊपर हमला करता है। आयरीन और ओआना बात करते हुए शाम हो जाता है, इसलिए एबे के गेट बंद कर दिया जाता है और इसी कारण आयरीन को एबे के अंदर ही रहना होगा। उसके बाद सिस्टर ओआना आयरीन को एक रूम के अंदर लेके जाती है। ये वही रूम था जहाँ सिस्टर विक्टोरिया ने फांसी लगाई थी। आयरीन फिर उसी रूम में रात को रुकती है। थोड़ी देर बाद आयरीन की नींद खुल जाती है। तब वो देखती है एक सिस्टर उसके सामने प्रार्थना कर रही थी, पर अगले ही पल वो सिस्टर गायब हो जाती है। तभी आयरीन सिस्टर ओआना की आवाज सुन के जाती है नीचे की तरफ और वो पहुंच जाती है उसी रूम के सामने जिस रूम को हमने शुरू में देखा था। तब आयरीन वहां पे देखती है उसी इविल को और वो इविल आयरीन के ऊपर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह बच के भागने लगती है। तभी साइड में सिस्टर ओआना आके आयरीन को अपनी तरफ खींच लेती है और उससे कहती है अभी चैपल में जाके हमसे मिलो, शैतान और भी ताकतवर हो गया है, हमें और भी प्रार्थना करना होगा। दूसरी तरफ फ्रेंची एक बार में था। तब उसको पता चलता है गांव में कुछ अजीब हरकत होने लगा है, जैसे कि किसी का फसल पूरी तरह डस्ट बन गया, किसी ने सुसाइड कर ली तो कोई अंधा हो गया। बारटेंडर कहता है तुम जो एबे में 2 लोगों को लेके गए थे वो भी उस एबे के अंदर ही मर जाएंगे। इस तरफ फादर बर्क एबे के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे, पर तभी मदर सुपीरियर फादर को कहती है अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फादर बर्क मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में जानना चाहता है, पर मदर सुपीरियर कोई जवाब नहीं देती और दूसरे ही पल मदर सुपीरियर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसी जगह डैनियल फादर के ऊपर हमला कर देता है। फादर तब उस जगह से बाहर निकल आता है। असल में वो इविल अपने पावर से ये सब कुछ कर रहा था। फादर बाहर आने के बाद उनको याद आता है आइस हाउस के अंदर से एक रास्ता है एबे के अंदर जाने का, जहाँ से सिस्टर खाने का चीज लेके जाते थे और ये बात फ्रेंची ने पहले बताया था। इसीलिए फादर जाता है आइस हाउस के अंदर। तब वहाँ पे एक ज़ॉम्बी टाइप का कुछ फादर के ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी फ्रेंची आके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इस तरफ आयरीन चैपल में जाती है जहाँ पे एक सिस्टर प्रार्थना कर रही थी। उसके पास में किसी का डेड बॉडी था। आयरीन जाके देखती है वो और कोई नहीं सिस्टर ओआना थी। तभी चैपल में एबे के सारे नाना के प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर बाद एक अनजान ताकत आयरीन के बैक पे स्क्रैच करने लगता है और एक स्टार का निशान बनाता है। इससे आयरीन को बहुत दर्द होता है। तभी फादर बर्क और फ्रेंची वहाँ पे आते हैं और आयरीन फादर को सब कुछ कहती है, पर शॉकिंग बात है कि उस जगह कोई भी नहीं था, सिर्फ वो डेड बॉडी पड़ा था उसी जगह, पर वो डेड बॉडी स्केलेटन बन गया था। उस स्केलेटन के पास जाते ही वो तीनों के ऊपर हमला कर देता है, पर फादर होली वाटर और जीसस क्रॉस की मदद से उस स्केलेटन को आग लगा देता है और फ्रेंची गोली मार के उसको खत्म कर देता है। और तब सबको महसूस होता है एबे के सारे नन ऑलरेडी मारी जा चुकी है। वेलेक मतलब उस इविल को बाहर आने के लिए एक जिंदा बॉडी की जरूरत है। इसीलिए शुरुआत में सिस्टर विक्टोरिया ने खुद को फांसी लगा ली थी। वो कोई सुसाइड नहीं था, वो एक सेक्रीफाइस था जिससे वेलेक उसकी बॉडी ले ना सके। उसके बाद आयरीन कहती है हमें उस वेलेक को रोकना है, इसीलिए हमें वो गेटवे बंद करना होगा और उस गेटवे को बंद करने के लिए जीसस क्राइस्ट का खून चाहिए और वो शायद बेसमेंट में होगा। पर आयरीन ने सब कुछ करने से पहले नन बनने के लिए फादर बर्क से अपना शपथ लेती है। फिर तीनों जाते हैं नीचे बेसमेंट में। वहाँ पे मदर मैरी की एक स्टैचू था जिसके ऊपर रोशनी पड़ने से किसी तरफ इशारा कर रहा था और उसी तरफ एक कीहोल दिखता है। उसी में चाबी डालने से एक डोर खुलता है और उसमें एक निशानी के अंदर जीसस क्राइस्ट का खून था। उसके बाद वो निशानी लेके तीनों ढूंढने लगते हैं उस गेटवे को। ढूंढते हुए आयरीन बाकी दोनों से बिछड़ कर एक रूम के अंदर आ जाती है। रूम के अंदर आते ही वो देखती है बहुत सारे नन को। तभी उसके ऊपर वो इविल हमला कर देता है और उसको पोजेस्ट कर लेता है। इस तरह फादर के ऊपर भी कुछ नन हमला करने जाते हैं। फादर तब जीसस क्रॉस के आकार में आग लगा के उन सबको रोक देता है। दूसरी तरफ फ्रेंची भी दरवाजा तोड़ के आयरीन के पास आ जाता है। तब आयरीन फ्रेंची के ऊपर हमला कर देता है, पर फ्रेंची चालाकी से क्राइस्ट का खून आयरीन के सर पे लगा देता है। इससे वो इविल आयरीन के बॉडी से निकल जाता है। निकलने के बाद वो इविल फ्रेंची को फिर से मारने लगता है और फ्रेंची बेहोश हो जाता है और आयरीन को अपने पावर से दूर पानी में फेंक देती है। उसी वक्त फादर भी आ जाता है, पर फादर के ऊपर डैनियल सांप से हमला करके फादर के एक आंख नष्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो इविल पानी से बाहर आके आयरीन को मारने जाता है। फादर भी आयरीन को बचाने के लिए पानी में जाता है, पर वो इविल उनको भी अपने पावर से घायल कर देता है। तब पानी के अंदर आयरीन के हाथ वो निशानी लग जाता है। तब वो जीसस क्राइस्ट का खून अपने मुंह के अंदर ले लेती है
और वो खून इवेल के फेस के ऊपर थूकती है। खून की कुछ बूंदे पानी में भी गिरता है। इससे वो इवेल खत्म होने लगता है। साथ में वो गेटवे भी बंद हो जाता है। उसके बाद फ्रेंची आयरीन को पानी में कूद के बचा लेता है। आयरीन को होश आने के बाद वो फ्रेंची को थैंक्स कहती है और उसका असली नाम जानना चाहती है। फ्रेंची का असली नाम था मॉरिस। थोड़ी देर बाद एबे के सारे नाम को दफना कर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं फ्रेंची के गर्दन के पीछे उल्टा क्रॉस का निशान। यहाँ से टाइम शिफ्ट होता है 20 साल बाद कॉन्जोरिंग इवेंट में, जहां बॉर्न एंड पोजेस्ड हुए एक आदमी के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा था और वो आदमी और कोई नहीं फ्रेंची था। ऐसा है कि उसको जब भेलेक मार रहा था तभी भेलेक उसको पोजेस्ट कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।